बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज हम बात करेंगे पेप्टिक अल्सर के बारे में कि पेप्टिक अल्सर यानी मैदे का अल्सर क्यों हो जाता है, क्या वजूहात है इसकी, और अगर किसी इंसान में पेप्टिक अल्सर हो तो मज़ीद कंफर्म करने के लिए हमें कौन कौन से इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। इसके अलावा पेशेंट की साइन सिम्टम्स कौन कौन से होंगे और पेशेंट के मेडिकल मैनेजमेंट और सर्जिकल मैनेजमेंट क्या क्या हो सकते हैं। और मज़ीद अगर पेशेंट की हम ट्रीटमेंट नहीं करते, उसको हम इस तरह उसे अनट्रीट छोड़ देते हैं तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है। तो यही वो तमाम सवालात हैं जिसके बारे में हमने स्टेप बाय स्टेप जवाब देने हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पेप्टिक अल्सर के बारे में, जिसे मैदे का अल्सर भी कहा जाता है। पेप्टिक अल्सर जो है ये हमारे स्टमक के यानी ये स्टमक की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है इसकी लाइनिंग के अंदर जो है ब्रेकडाउन आ जाती है, या आप लीजन को हो, या इसके अलावा डिसकंटिन्यूटी आ जाती है। जब डिसकंटिन्यूटी, ब्रेकडाउन या लीजन ये हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन के लाइनिंग में आ जाए तो उसे हम पेप्टिक अल्सर कहते हैं। या हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, मसलन हमारे इसोफेजियल और हमारे स्टमक और हमारे ड्यूडेनम के अंदर ये जो डाइजेस्टिव ट्रैक है, या इसको एलिमेंट्री ट्रैक भी कहा जाता है, ये माउथ से लेकर एनस तक होता है। इसको अगर हम मेजर करें तो इसकी जो लंबाई है वो 8.3 मीटर है। हाँ, तो सबसे पहले हम बात करेंगे एसोफेजियल अल्सर की, यानी हमारी खुराक की नली में किस तरह अल्सर हो जाता है, जिसे एसोफेजियल अल्सर कहा जाता है। खुराक की नली में जब हमारी एसोफेगस की म्यूकस लाइनिंग में कोई भी लीजन हो तो उसे हम कहते हैं एसोफेजियल अल्सर। इसमें होता है कि स्टमक से जो एसिड होती है वो रिफ्लेक्स करके हमारे एसोफेगस के लोअर पोर्शन तक आ जाती है, जिसकी वजह से हमें वहाँ पे क्या एसोफेजियल अल्सर होता है। दूसरा है गैस्ट्रिक अल्सर, जिसमें हमारे स्टमक के म्यूकस लाइनिंग के अंदर अगर ब्रेकडाउन हो या लीजन हो तो क्या होता है, एसीएल की जो कंसंट्रेशन वो ज़्यादा होती है और वो उस अल्सर वाली जगह पे जाके अंदर इंटर हो जाती है, उस म्यूकस लाइनिंग को डैमेज कर देती है, जिसकी वजह से हमें गैस्ट्रिक अल्सर हो जाता है। इसके अलावा एक तीसरा है जिसे ड्यूडिनल अल्सर कहा जाता है। ड्यूडिनल अल्सर के अंदर होता ये है कि जब हमारे वेगस नर्व जो है उसकी स्टिमुलेशन हो जाए तो हमें ड्यूडिनल अल्सर हो जाता है। वो इस तरह जब वेगस नर्व की स्टिमुलेशन होती है तो हमारे स्टमक की वॉल से एचसीएल की सिक्रीशन ज़्यादा होती है, और जब एचसीएल की सिक्रीशन ज़्यादा होती है तो हमारे हमें ड्यूडिनल अल्सर होता है। और ये आम तौर पे तब होता है जब फास्टिंग पीरियड के दौरान या रेस्टिंग पीरियड के दौरान हमें ड्यूडिनल अल्सर होता है। इसके अलावा एक और भी है जिसे स्ट्रेस अल्सर कहा जाता है। स्ट्रेस अल्सर के अंदर जब हम बहुत ज़्यादा जो है स्ट्रेस लेते हैं तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो क्या करता है, हमारे स्टमक के अंदर जितने भी ब्लड वेसल है उसको कंस्ट्रक्ट कर देता है, जिसकी वजह से एचसीएल का सिक्रीशन ज़्यादा हो जाती है और हमें स्ट्रेस अल्सर हो जाता है। ये थी हमें स्ट्रेस अल्सर। अभी हमने बात की गैस्ट्रिक अल्सर, और इसके अलावा गैस्ट्रिक के अलावा हमने ड्यूडिनल अल्सर के बारे में बात की, और मज़ीद जो है ना हमने एसोफेजियल अल्सर और स्ट्रेस अल्सर के बारे में बात की। अब बात हमने थोड़ा सा डिफाइन करना है कि गैस्ट्रिक अल्सर और ड्यूडिनल अल्सर में क्या फ़र्क है। ड्यूडिनल जो गैस्ट्रिक अल्सर ये हमारे स्टमक में होता है, जो ड्यूडिनल अल्सर है ये हमारे ड्यूडिनम के पार्ट में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन की फर्स्ट पार्ट है उसके अंदर अल्सर होता है। गैस्ट्रिक अल्सर हमें तब होता है जब हम कुछ खाते हैं या हम हमारा स्टमक इम्पिटी हो, तब हमें गैस्ट्रिक अल्सर होता है। और ड्यूडिनल अल्सर जो है खाने के 2 घंटे 4 घंटे के बाद होता है, और वो खासकर जो है ड्यूडिनल अल्सर भी रेस्टिंग पीरियड में होता है या फास्टिंग पीरियड में होता है। इसके अलावा जो गैस्ट्रिक अल्सर है इसके अंदर जो है हमें जब कभी वोमिटिंग आती है तो वोमिटिंग के अंदर ब्लड होता है, और जो ड्यूडिनल अल्सर है ये जब हम स्टूल पास करते हैं तो स्टूल के अंदर जो है वहाँ पे ब्लड नज़र आता है। तो ड्यूडिनल अल्सर में हमें गैस्ट्रिक पेन होता है और ड्यूडिनल अल्सर में हमें पता नहीं चलता। लेकिन बात इसमें एक कॉमन ये है कि जो ड्यूडिनल अल्सर है इसमें मैलिग्नेंसी जो है कॉमन होती है ड्यूडिनल अल्सर के अंदर, और स्टमक अल्सर के अंदर जो है कॉमन नहीं है। और इसमें हमें जो गैस्ट्रिक अल्सर है इसमें हमें लेफ्ट एपिगैस्ट्रिक रीजन के अंदर जो है पेन होता है, और ड्यूडिनल अल्सर जो है राइट एपिगैस्ट्रिक रीजन के अंदर हमें पेन होता है।
अब हम बात करते हैं इसकी साइन सिम्टम्स की। अगर किसी शख्स को पेप्टिक अल्सर हो तो उस पेशेंट को गैस्ट्रिक अल्सर होगा, उसको एसिफिजियल अल्सर होगा, उसे ड्यूडिनल अल्सर होगा। हाँ, पेशेंट को वॉमिटिंग होगी। अगर गैस्ट्रिक अल्सर है तो वॉमिट के अंदर ब्लड आएगा। पेशेंट को अगर ड्यूडिनल अल्सर है तो उसके स्टूल के अंदर ब्लड होगा। पेशेंट को नोजिया होगा प्लस वॉमिटिंग होगी। राइट एपिगैस्ट्रिक रीजन और लेफ्ट एपिगैस्ट्रिक रीजन के अंदर पेशेंट को पेन की फीलिंग होगी। इसके अलावा पेशेंट को जो है ना वेट लॉस हो सकता है, मतलब अगर उसे गैस्ट्रिक अल्सर है तो उसका वेट लॉस हो जाएगा, और उसके ड्यूडिनल अल्सर है तो उसमें ये रेयर है, उसमें लॉस नहीं होता। अब हम बात करते हैं इसकी इन्वेस्टिगेशन की। अगर किसी को गैस्ट्रिक अल्सर है तो उसकी इन्वेस्टिगेशन कौन कौन से की जा सकती है। इन्वेस्टिगेशन से पहले ये बताना ज़रूरी है कि इसके कॉजेज़ क्या है, क्या क्या वजूहात है। इसकी मेन कॉजेज जो है स्ट्रेस है, प्रोलॉन्ग स्ट्रेस है, या किसी बैक्टीरिया की वजह से, मसलन एच पाइलोरी यानी हेलिकोबैक्टर पाइलोरी की वजह से ये हो जाता है। इसके अलावा कोई भी डैमेज हो जाए या HCl की सिक्रीशन ज़्यादा हो, और या इसके अलावा हम जो है स्मोकिंग ज़्यादा करता है या अल्कोहल का यूज़ ज़्यादा करते हैं, और या हम इम्पिटी स्टमक ज़्यादा रहते हैं। इसके अलावा हम एक्सेसिव ड्रग का इस्तेमाल करता है, स्मोकिंग करता है। स्मोकिंग के अलावा जो है ना हम कैफीन का इस्तेमाल करते हैं, और इसके अलावा बाकी ज़्यादा मिर्च मसाले वाले स्पाइसी फूड इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। इसके अलावा ऑयली फूड ज़्यादा यूज़ करते हैं। ये इसकी कॉजेज़ थी। और कुछ जो है ना जेनेटिक्स भी होती है, जो कि एक नस्ल चलती हुई आती है, एक वो बीमारी भी हो सकती है। अब हम बात करते हैं इसकी इन्वेस्टिगेशन पे। इसकी इन्वेस्टिगेशन हमने सबसे पहले साइन सिम्टम्स चेक करना है पेशेंट की हमने ब्लड टेस्ट करना है, CBC टेस्ट करना है पेशेंट के। वो सबसे बढ़ के जो मेन टेस्ट है वो है बेरियम एक्सरे करना है पेशेंट की, और हेलिकोबैक्टर पाइलोरी की टेस्ट करनी है, यानी सर्जिकल टेस्ट से पता चलेगा कि उसके अंदर एच पाइलोरी है कि नहीं। इसके अलावा पेशेंट की हमने एंडोस्कोपी करनी है। एंडोस्कोपी से हमें पता चल जाएगा कि पेशेंट की कहाँ पे लीजन है, जो कि एक कैमरे को अंदर इंसर्ट करते हैं, जहाँ भी लीजन हो या डिसकंटिन्यूटी हो वहाँ से पता चल जाते हैं, यानी बेरियम एक्सरे के ज़रिए पता चल जाता है। अब बात करते हैं इसके मेडिकल मैनेजमेंट में। मेडिकल मैनेजमेंट में हम पेशेंट को एंटी माइक्रोबियल एजेंट देते हैं। एंटी माइक्रोबियल एजेंट यानी उसको हम मेट्रोजोल देते हैं, यानी मेट्रोनिडाजोल। पेशेंट को हम एंटासिड देते हैं। एंटासिड से मुराद कि हम पेशेंट को ऐसी मेडिसिन देते हैं जो कि HCl को न्यूट्रलाइज करे। अगर HCl की सिक्रीशन ज़्यादा हो तो हम उसको ऐसी मेडिसिन दें ताकि HCl की सिक्रीशन की मिक्स होकर उसे न्यूट्रलाइज करें। मतलब उसे हम अल्मोनियम हाइड्रोक्साइड देते हैं या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड देते हैं। इसके अलावा सोडियम बाइकार्बोनेट देते हैं। पेशेंट को हम जो है H2 ब्लॉकर भी देते हैं। H2 ब्लॉकर से मुराद है कि हम पेशेंट को जो H2 ये रिसेप्टर है, ऐसी मेडिसिन देते हैं कि उसके H2 रिसेप्टर ब्लॉक हो जाए, यानी HCl की सिक्रीशन नहीं होगी। H2 ब्लॉकर के अंदर रेनिटिडाइन आते हैं, सिमिटिडाइन आती है और फेमिटोडाइन आती है, और फेमिटोडाइन सबसे बेस्ट H2 ब्लॉकर है। इसके अलावा पेशेंट को प्रोटॉन पंप इनहिबिटर देते हैं, यानी PPI देंगे। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर के अंदर ये होता है कि जहाँ से भी स्टमक के वाल से जहाँ से भी HCl की सेक्रेशन होती है, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर उन वॉल्स जो है वहाँ से एंजाइम को क्या करता है, ब्लॉक कर देता है, ताकि वहाँ से HCl की सेक्रेशन मजीद ना हो। मतलब कौन कौन से प्रोटॉन पंप इनहिबिटर हो सकते हैं। पेशेंट को हम ओमिप्राजोल देते हैं, लेंसोप्राजोल देते हैं, और डेक्सिलोप्राजोल भी देते हैं। ये तमाम प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है। इसके अलावा हम बात करते हैं एंटीबायोटिक के, यानी पेशेंट को हम एंटीबायोटिक भी देते हैं। ये थी हमारे सारे मेडिकल मैनेजमेंट। अब बात आती है सर्जिकल मैनेजमेंट के अंदर। सर्जिकल मैनेजमेंट में हम पेशेंट की वेगोटमी करते हैं, यानी जो वेगस नर्व है उसको हम क्या करते हैं, कट कर देते हैं, ताकि जब वेगस नर्व जो है स्टिमुलेट होती है तो स्टमक HCl की सिक्रीशन ज़्यादा करता है। तो अगर हम वेगस नर्व को ही कट कर दें तो क्या होगी, HCl की सिक्रीशन ज़्यादा नहीं होगी। इसके अलावा पेशेंट हमने गैस्ट्रोजिजोनोस्टमी करना है। गैस्ट्रोजिजोनोस्टमी के अंदर जो है स्टमक और जोजिनम को आपस में ज्वाइन किया जाता है और ड्यूडिनम को रिमूव किया जाता है।
इसके अलावा पेशेंट की हम डुडूनास्टमी भी करते हैं, यानी जो स्टमक के एंट्रम पार्ट है उसको कट करके उसको डुडूनम के साथ ज्वाइन किया जाता है। इसके अलावा हम सब टोटल जो है मतलब स्टमक की कुछ जो अफेक्टेड पार्ट है उसको हम क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं। अफेक्टेड पार्ट को ही रिमूव किया जाता है। और जो लास्ट में है हम उसके टोटली अगर फिर मुकम्मल अगर स्टमक उसका क्या है डैमेज है तो हम टोटल स्टमक को ही क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं, यानी गैस्ट्रोक्टोमी कर देते हैं। ऐसे पेशेंट की हमने डाइटरी मैनेजमेंट क्या करनी है, यानी हम पेशेंट को बताएंगे कि वो स्पाइसी फूड से परहेज करे, अवॉइड स्पाइसी फूड, अवॉइड ऑयली फूड, यानी अवॉइड एम्प्टी स्टमक उसके ज़्यादा एम्प्टी नहीं होनी चाहिए। और उसके अलावा पेशेंट को हम रिलैक्स देंगे, साइकोलॉजिकल सपोर्ट देंगे। अगर पेशेंट ज़्यादा टेंशन लेता है तो भी क्या होता है, पेशेंट को जो है वो ज़्यादा होगी, HCl ज़्यादा सिक्रेशन होगी। अब बात हमने की थी कि अगर पेशेंट की हम इलाज नहीं करते तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। कॉम्प्लिकेशन पेशेंट की जो है ना स्टमक के अंदर परफोरेशन हो सकती है, इंटेस्टाइन के अंदर हो सकती है, इंटेस्टाइन में जो है ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, पेशेंट की ब्लीडिंग हो सकती है और परफोरेशन हो सकती है। तो पेशेंट को हम बताएंगे कि अवॉइड स्मोकिंग, अवॉइड अल्कोहल, कैफीन, इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करने से परहेज करें। आज की जो हमारा टॉपिक था वो यहाँ तक था। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो हम दोबारा एक नेक्स्ट डिजीज़ के साथ दोबारा हाजिर होंगे। और अगर आपने अभी तक हमारे इस मतीउल्लाह का हल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब करिए। अगर आप चाहते हो कि हमारी हर नई बनने वाली वीडियोज़ जो कि हम बनाते रहते हैं डिजीज़ के बारे में, तो आप बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। और हमारी इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा ताकि मेडिकल ग्रुप से ताल्लुक़ रखने वाले और आम लोग जो इस बीमारी का शिकार है ताकि उन सब तक हमारी पैगाम जाए। और अगर आपको ऐसे इन जो इलामात मैंने बताई है या जो आपको कोई भी बीमारी है तो आपको ज़रूर डॉक्टर को कंसल्ट कराना चाहिए ताकि आपका इलाज बेहतर से बेहतर हो सके। तो ये जो मालूमात है, ये जो बातें हमने आपको बताई, कंटेंट ये मालूमात आमा के लिए दी ताकि लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस हो और ख़ुद को, जिनको नहीं है वो ख़ुद को इससे प्रिवेंट करे, और जिनको है उनको चाहिए कि वो अच्छी तरीके से किसी अच्छे स्पेशलिस्ट डॉक्टर से क्यूर करे। हमारी वीडियो यहाँ तक थे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो हम दोबारा हाजिर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।